एबल टू हेयर मी, अगर मैं दिखाई दे रही हूँ, अगर मैं ऑडिबल हूँ, सुनाई दे रही हूँ, तो प्लीज एक बार चैट में स्टार्स की, ठीक है, बारिश कर दें यार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। ओके, शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ प्यारी सी लाइंस लिखकर जरूर लेकर आई थी, तो ध्यान से सुनना यार। मेरे शिमरिंग स्टार्स यानी चमकते सितारों, चलो चमक कर दिखाएं, चलो चमक कर दिखाएं, हर सवाल को हंसते हंसते सुलझाएं, हर सवाल को हंसते हंसते सुलझाएं, मेहनत की रोशनी से रोशन होगा सफर, मेहनत की रोशनी से रोशन होगा सफर, ऊंचे सपने हैं हमारे, ऊंचे सपने हैं हमारे, मेहनत से हम छू लेंगे जरूर, मेहनत से हम छू लेंगे जरूर। तो भाई मेहनत से ही सारा कुछ मिलता है ना, और बिना मेहनत के जिंदगी में आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब मैम यहाँ पर जितना टाइम हमारे पास बोर्ड्स के लिए रह गया है, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या मेहनत के साथ कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी चाहिए? तो बिल्कुल सही सुना आपने, मेहनत के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए आपको इस टाइम पर, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करना है। आपके 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं बेटा, उसमें 95% मार्क्स अबव लाना कोई आसान बात नहीं है। वो आसान बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ। और वो कौन करता है? हम तो आपके साथ कर ही रहे हैं, लेकिन आप करते हैं तब जाकर के वो पॉसिबल है। सो वी आर हेयर विद यू आपके अपने 12th बोर्ड बूस्टर बैच में, जहां हम आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे, आपको सिखाएंगे भी करना कैसे है क्वेश्चन को अटेम्प्ट, कैसे अगर 2 मार्क्स दिए गए हैं तो कैसे लिख करके आना है, 3 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू है तो कहां अप्रोच रखनी है भी टाइम सेव किया जाए। ये सारी चीजों का ख्याल आपको अपने पेपर में रखना है और वो सब कुछ आपको यहाँ सेशंस में सिखाया जाएगा। आज सबसे पहली क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां पर मैं आपको ये बिलीव दिला सकती हूँ भी अगर तुम लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तो यार 95% अबव लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सिर्फ वो तभी होगा जब तुम हर एक कॉन्सेप्ट को जब पढ़ाया जाता है तब ध्यान से सुनो, जब वो सेशन फिनिश हो जाता है तब ध्यान से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, तब जाकर बेटा ये 95% अबव लाना आसान है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है जो आगे कहते हैं मैम केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हैं, तो वो कहना आसान तब हो पाता है जब आप रिवीजन करते हैं बार बार। तो एक छोटी सी डिमांड है, एक छोटी सी मैं कहूंगी ख्वाहिश है मेरी, जिसको आप पूरा करेंगे। हर सेशन के बाद आपको रिवीजन करनी है उस पर्टिकुलर सेशन की, उसमें जितने सवाल आपको करवाए गए हैं आपने उसको प्रैक्टिस करना है। उससे रिलेटेड आपको जो भी डीपीपी डीएचए मिलेगा बेटा, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस शीट आप कह सकते हो, डीएचए डेली होम असाइनमेंट एक ही बात है बेटा। तो ये जो आपके पास है इनको आपको दिन प्रतिदिन करना है, तब जाकर के आप आराम से अपने बोर्ड्स को एक्सेल कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं यार, ठीक है, और इन 5 चैप्टर्स में से बेटा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अगर मैं आपको बोलती हूं मार्क्स वाइज, तो मार्क्स वाइज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यार टॉप मोस्ट पर आता है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर तुम नहीं करोगे तो तुम आगे आने वाले एक भी चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अप्रोच बिल्डअप करता है, एक रिएक्शन कैसे होती है, एक रिएक्शन को करने के लिए कैसे मैकेनिज्म को समझा जाता है। सो आई वुड से दिस इज द बेसिक चैप्टर जो आपको रिक्वायर्ड है आगे आने वाले सभी चैप्टर्स को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी ने रिवीजन नहीं की, किसी ने शुरू नहीं किया, किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, किसी का कुछ टॉपिक रह गया, ऐसे जितने भी सवालों वाले बच्चे आज यहाँ बैठे हैं बेटा, बस आज से ये ठान लो भी मैंने आज से स्टार्ट कर दिया और बस मुझे डेली का काम डेली करना है, दैट्स इट। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं एवरीवन, एक बार चैट में फिर से सितारे आ जाएं मेरे सितारों, ताकि हम शुरू कर सकें, स्टार्ट कर सकें इस जर्नी को आपकी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। चलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो भी होगा अब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे मैम क्या जेई नीट बिटसेट सीयूटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये सेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप अपने सवालों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस बेसिकली बैच इज फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एंड फॉर ऑल दी स्टेट बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के बेटा यहाँ पे आपको सारी तरह के सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है, इजी मीडियम हार्ड लेवल हर पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे यार। एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, सारे सवाल। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ेंगे, वो बेसिक जो 11th का चाहिए होता है, जो एक डर 11th का बिल्डअप कर देते हैं भी यार ये नहीं किया तो 12th नहीं आएगी। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करवाऊंगी, ज्यादा नहीं, जितना मुझे चाहिए तुम्हें समझाने के लिए और जितना तुम्हें चाहिए समझने के लिए उतना करेंगे। इसके बाद बेटा वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलोअरीन्स क्या होती हैं, इनके इंट्रोडक्शन को समझेंगे।
इसके बाद बेटे क्लासिफिकेशन करेंगे हेलोएल्केन्स की एंड देन वी आर गोइंग टू डू द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। तो ये आज का अपना टारगेट है, ठीक है भाई, मैं तो फुल जोश में हूं, है ना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दी सेम। चलो यार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात बेसिक पर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अरे मैम इतना बेसिक, अरे हाँ बेटा इतना बेसिक में तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाए। अब बस इतना बता दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जब हम हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगी, पहले क्या कहते थे, पहले क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं मैम, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब पहला सवाल आपने बोला ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है। अब हमें तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता ये क्या होते हैं, तो बेटा नाम में ही मतलब छुपा है। हाइड्रो हाइड्रोजन होता है, कार्बन कार्बन होता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही है। और ऐसे भी कंपाउंड जो इनसे डिराइव होकर के बनते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब आपने इसको क्या किया है बेटा, डिराइव किया है। कैसे डिराइव किया, मान लो मैम एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया CH4, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन से मैंने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये माइनस इसीलिए लिखा है, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसकी जगह पे मान लो मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, CH3Cl मिल गया। तो ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव है जिसको मैंने डिराइव कर लिया किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो यार ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यार ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, या उनके डेरिवेटिव्स जो उनसे डिराइव होकर के मिलकर बने हैं। डिराइव होकर के मिलकर बनने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटाते जाओगे, कोई ना कोई और एटम लगाते जाओगे। डू यू गेट मी एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आज YT पे सेशन है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ, प्लीज काइंडली टेक दी स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगर आपने इसको पहले नहीं लिखा है तो। आगे चलते हैं, बात आती है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ आ गए, पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैं तुम्हारे सामने हूं, आई एम इन द अटायर ऑफ PW, है ना, फिजिक्स वाला के अटायर में हूं इस टाइम पर। अगर मैं किसी शादी वाले फंक्शन पे जाऊंगी तो मैं एथनिक वेयर करूंगी, किसी प्रोफेशनल पार्टी में जाऊंगी सो आई एम गोइंग टू वेयर द प्रोफेशनल आउटफिट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही मैम है, लेकिन मैम ने अपने आप को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है बेस्ड अपॉन द ओकेजन, ठीक है, बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंट। तो बेटा यहां पर अगर मैं तुमसे बोलना चाहूं, एक ही मेरे पास कंपाउंड है लेकिन उसको देखने का नजरिया, उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है। तो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की 4 रिप्रेजेंटेशंस होती है बेटा, 4 तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। पहला तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और चौथा होता है जी बॉन्ड लाइन नोटेशन। इनका मतलब समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, यानी कि मैम कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है, सभी के नंबर अगर मैं लिख दूं एक साथ तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, मैंने सीधा लिख दिया 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, दैट मींस ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। सारे नंबर को मैंने एक साथ लिख दिया। यहां देखते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपैंडेड का मतलब एक्सपैंड करके लिख दो, जितने बॉन्ड बनते हैं वो सारे शो कर दो। एक्सपैंडेड का मतलब एक्सपैंड करके लिखना। 4 कार्बन है तो मैंने पहले 4 कार्बन बनाए, उन सभी को एक सिंगल बॉन्ड से बेटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड रह गए, तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड रह गए, तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसकी बात करते हैं, इसने भी 2 बॉन्ड रह गए हाइड्रोजन के साथ, इसके 3 बॉन्ड रह गए हाइड्रोजन के साथ। जब मैं सारे बॉन्ड्स को दिखा दूंगी, जब मैं सारे बॉन्ड्स को दिखा दूंगी तो वो बन जाएगा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब हम सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेटा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, सारे बॉन्ड्स नहीं दिखाने, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाने हैं और कोई बॉन्ड नहीं दिखाना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाने हैं और कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है। तो बेटा मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर अकेला कार्बन कार्बन का मैम बॉन्ड दिखाना है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे थे, हाँ जी, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इस पे भी 2 लगे हैं, इस पे भी 3, तो ये क्या बन गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। बात आते हैं जी किस पर, बॉन्ड लाइन नोटेशन पर। किसकी बात करने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करने जा रहे हैं। बॉन्ड लाइन यानी कि सिर्फ बॉन्ड्स की लाइन के थ्रू दिखाओगे, कोई एटम रिप्रेजेंट नहीं करोगे। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट आता है, कोई भी एटम आता है, उसको लिखो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करना। तो मैम कैसे दिखाएंगे बेटा, 4 कार्बन है ना, सोचो ये डॉट एक कार्बन है,
फिर बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर तीसरा कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर चौथा कार्बन। तो ये है बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये है मेरा बच्चा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या मैम? मैम इसको ऐसे दिखा दो, डॉट बॉन्ड डॉट बॉन्ड डॉट बॉन्ड, ये भी तो वही हुआ। नहीं बेटा, ये जो डॉट मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दिखा रही हूँ। हर कोने पे एक कार्बन होता है, हर कोने पे बेटा एक कार्बन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें 4 कार्बन दिखाने हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और फिर वैलेंसी को पूरा करने के लिए तुमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो बेटा ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं यार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप बताते हो भी कितने टोटल एटम्स है, एक्सपेंडेड में सारे एटम्स को ओपन करके दिखाते हो, कंडेंस्ड में कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाते हो, और बॉन्ड लाइन में कुछ भी नहीं दिखाते हो। अगर कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई और एटम है तो वो दिखेगा, बाकी सब बेटा बॉन्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। एवरीबडी यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए दिल से माफी। आगे चलते हैं, चलें आगे। आइए फटाफट से इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर ऑल, ठीक है, या आप लिख दो द नंबर ऑफ एटम्स आर रिटन। यहाँ पे एटम्स के नंबर को आप लिखते हैं, यहाँ पे एटम्स के नंबर को आप लिखते हैं। बात करते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो ऑल बॉन्ड्स एंड एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। सारे बॉन्ड्स और सारे एटम्स की रिप्रेजेंटेशन आप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में करते हैं। सारे बॉन्ड्स और सारे एटम्स की रिप्रेजेंटेशन बेटा आप यहां पर कर देते हैं। अब बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिटन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को आप लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को लिखते हो। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होगा बेटे? बॉन्ड लाइन नोटेशन में नो एटम इज रिप्रेजेंटेड। यहां पे लिखेंगे नो एटम इज रिप्रेजेंटेड। नो एटम में लिख रही हूं कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड। ओनली बॉन्ड्स आर शोन, ओनली बॉन्ड्स आर शोन। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स शो किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स शो किए जाते हैं। क्लियर हो गया है आपको चारों रिप्रेजेंटेशन? हाँ जी मेरा बच्चा, फटाफट से एक बार चैट में सितारों बताओ यार, क्लियर हुआ? यस, डेफिनेशन साथ में लिखवा दी भी, कोई भी दिक्कत तुम्हें अब नहीं आएगी। आगे चलूं मैं? डन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई। चलिए, कैन आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट? रेडी एवरीबॉडी? बोलो यार। चलिए अब बेटा अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड्स। किसके बारे में समझेंगे? जो हमें जरूरत है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हें चाहिए भी, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, sp sp2 sp3 बस इतना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखी जाती है? तो बेटा आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखना होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखना होता है, तब जाकर के आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, तब जाकर के आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। लेकिन उससे पहले दिमाग में आता है मैम अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, पहले इसके बारे में बताओ। तो बेटा बात करते हैं अब हम सिग्मा बॉन्ड की। सबसे पहले कौन से बॉन्ड की? सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है सबसे पहला बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड। मान लो मेरे पास क्या है, ये ऐसा बॉन्ड जो बनेगा, सिंगल लाइन जो बनेगी, ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर मान लो मेरे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, ट्रिपल बॉन्ड दे दूं मैं तुम्हें, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी क्या होगा? पाई। जो भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जो भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, भले सिंगल में हो, डबल में हो, ट्रिपल में हो। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। अब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना, पाई बॉन्ड नहीं देखना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड नहीं देखना। ठीक है, चलो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना, पाई बॉन्ड नहीं देखना। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 4 आता है, अगर इनका सम 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर सम 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कैसे? 1s3p 4 हो गए ना, 1s3p 4 हो गए ना, 4 हो गए। ठीक है, अगर मैम इनका सम 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर सम 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1s2p, 1s2p क्या हो जाएगा? sp2। अगर इनका सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, 1s1p sp हो जाएगी। आसान। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखना है, और किसी का सम नहीं देखना है। अगर सम 4 आता है sp3, 3 आता है sp2, 2 आता है sp। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, मैम आपने यहाँ लिखा है lp, जिसको हम बोल रहे हैं लोन पेयर, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या होते हैं? तो बेटा लोन पेयर कौन होते हैं? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जो हम इस तरीके से लिख देते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और एक एटम के ऊपर बैठे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स which don't participate
डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें बेटे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पेयर मतलब जोड़ी, दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरी बात मेरा बच्चा, ये चीज तो तुम्हें समझ आई, यहां हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते। क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड एवरीवन। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 4 होगा तो sp3, एक s3p टोटल सम 4 बन गया, एक s2p टोटल सम 3 बन गया, एक s1p टोटल सम 2 बन गया। लोन पेयर कैसे देखते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे दो के पेयर में आपको देखने को मिलेंगे, पेयर मतलब एक के पेयर में मिलेंगे, दो जोड़े मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ये पेयर है बेटा जो एक एटम के ऊपर बैठे होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड को आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई है, सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड दूसरा होता है, तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, मैंने आपको मान लीजिए केस दे दिया, मैंने पूछा हाइब्रिडाइजेशन बताइए सभी कार्बन्स की लेफ्ट से लेकर के राइट तक, सभी कार्बन्स की लेफ्ट से लेकर के राइट तक हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाए? मैं चाहती हूँ सारे बॉन्ड्स को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे? सारे बॉन्ड्स दिखा दो। इस पे मैम 3 हाइड्रोजन है, इस पे बेटा 2 हाइड्रोजन है, इधर C पे 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, इस पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और इस तरीके से है। अगर पहली बार कर रहे हो तो ऐसे करो बेटा, अभी मैंने बताया था पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई, है ना? तो बेटा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा। स्टार्ट करते हैं यहां से। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसको देखो, इसको देखो मैम, इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं मैम, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना तो 3 बॉन्ड बनाए हैं तो sp2, इसमें भी बेटा 1 2 3 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना तो क्या होगा? sp2। ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, इसने 2 सिग्मा बनाए हैं तो sp, इसने भी 2 सिग्मा बनाए हैं तो sp। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? हाँ जी। क्लियर हो गया? चलें आगे। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया सभी को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकती हूँ मैं? यस एवरीवन, बोलो यार क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट आई होप सो सभी स्टूडेंट्स ने ले लिया होगा। चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वहां पे इसका रोल है। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 तरह की डिग्री पढ़नी है, 4 तरह की डिग्री पढ़नी है। सबसे पहला आता है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है बेटा 3 डिग्री और फिर आता है बेटा 4 डिग्री। 4 तरह की डिग्री आपने पढ़नी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री को आप बोलते हो बेटा प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? इसे बोलते हैं मैम प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को बेटा बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री को बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को बेटा बोलते हैं टर्शरी कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? टर्शरी कार्बन। और 4 डिग्री को बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन। क्या कहते हैं बच्चा? क्वाटर्नरी कार्बन के नाम से जानते हैं। सोचो अगर मैं कार्बन हूं, ठीक है, मैं एक ही कार्बन से जुड़ी हूं तो मैं प्राइमरी कार्बन हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी क्या है, लाइफ में एक ही फ्रेंड है, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड कितनी है? एक ही है, तो मैं कैसी कार्बन हुई? प्राइमरी कार्बन। आई एम दी प्राइमरी कार्बन। यानी कि एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो दैट इज प्राइमरी कार्बन। अगर मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो क्या हो जाऊंगी मैं? सेकेंडरी। यानी कि ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटर्नरी, तो क्वाटर्नरी। क्लियर हो गया? अब एक बच्चा चार्ट में लिख रहा है 5 भी होता है क्या? बेटा कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, वैलेंसी ही 4 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही 4 है, तो 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे? 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन का एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास ये केस है CH3 सोच करके देखना मेरा बच्चा, यहां पर मैम ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री कार्बन हो जाता है। अब इस केस में देखते हैं, सेकेंडरी के केस में देखते हैं। सेकेंडरी में हमने बोला, सेकेंडरी में बेटा हमने ये बोला भी, मान लीजिए बेटा एक कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो कार्बन कैसा होगा? सेकेंडरी। वो कैसा हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी। अच्छा मैम ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से, तो ये कैसा है? प्राइमरी। ये भी 1 से जुड़ा है तो ये कैसा है? प्राइमरी। कहानी समझ आ रही है? एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री को डिटरमाइन करता है, वो उसकी डिग्री को डिटरमाइन बेटा करता है। अब बेटा टर्शरी कार्बन का केस देखो, टर्शरी कार्बन का केस देखिए बेटा जी। टर्शरी कार्बन मैम एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। बेटा ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन हो जाएगा। मैम ये कार्बन तो एक ही से जुड़ा है तो प्राइमरी है, ये भी बेचारा एक ही से जुड़ा है, प्राइमरी है, ये भी एक ही से जुड़ा है, ये भी क्या है? प्राइमरी है। ठीक है, चलिए
क्वाटरनरी कार्बन की बात करते हैं तो एक ऐसा कार्बन बेटा जो 4 कार्बन से जुड़ जाए, एक ऐसा कार्बन जो मैम 4 कार्बन से जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन। क्वाइट इजी, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, क्लियर हो गया। आगे चले तो कार्बन की डिग्री बेटा पता होनी चाहिए, कार्बन की डिग्री पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है वो उसकी डिग्री बताता है। चलिए मेरा बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या देख रहे हैं बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। कार्बन की डिग्री कौन बता रहा है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पता चलती है, जो हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ेगा वो हाइड्रोजन की डिग्री बन जाएगी। मतलब अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ेगा तो टर्शरी हाइड्रोजन। क्लियर। यानी कि मैम यहां पर भी डिग्री है, हाँ जी बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हम क्या बोलते हैं। अब यहां पर भी डिग्री है, पहला आता है जिसका नाम है प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या नाम है बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन या फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से आप इसको जानते हो। दूसरा नाम बेटा अपने पास आता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी कि जिसको हम कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा बेटा हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं टर्शरी हाइड्रोजन, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटा जी। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। प्राइमरी हाइड्रोजन को कैसे समझ सकते हो मैम, हमने बोला एक सिंपल सा केस, हमने बोला एक सिंपल सा केस। पहली बात तो यहाँ पे बताओ प्राइमरी कार्बन कौन है, पहली बात तो यहाँ पे बताओ प्राइमरी कार्बन कौन है। मैम अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है, जी हाँ। तो बेटा जो इस प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हैं ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। यानी कि एक प्राइमरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है यार, 3 है, 3 है। यानी कि एक प्राइमरी कार्बन पर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। यहां 2 प्राइमरी कार्बन है तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को समझते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन को समझते हैं। पहली बात सेकेंडरी कार्बन कौन होता है, पहली बात सेकेंडरी कार्बन कौन होता है मैम, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो वो सेकेंडरी कार्बन होता है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो वो सेकेंडरी होता है, बिल्कुल होता है। अब मैम इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसी को तो सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलोगे, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसी को तो सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलोगे, राइट। यानी कि मैम जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर है वही तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो यानी कि एक सेकेंडरी कार्बन पर कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। आ जाओ टर्शरी हाइड्रोजन देखते हैं। पहली बात तो 3 डिग्री कौन है मैम, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन है वही तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। एक 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है यार, एक ही तो है, एक ही तो है। यानी कि मैम एक 3 डिग्री कार्बन पर एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन है। एक ट्रिक दिखाने जा रही हूं, बहुत आसान, 1 पे 3, 2 पे 2, 3 पे 1। मतलब मैम बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस पे 3 डिग्री, इस पे 2, इस पे 1। याद कर लो, 1 डिग्री पे 1 डिग्री कार्बन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 डिग्री पे एक ही होगा। क्लियर है। 4 डिग्री नहीं होती क्या, 4 डिग्री होने का मतलब क्या है बेटा, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ ही गया तो वो 5वां बॉन्ड कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा भाई। 1 डिग्री का मतलब क्या था, एक कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है उस पे जो हाइड्रोजन है ना। 4 डिग्री का मतलब एक कार्बन जो 4 से जुड़ा है उस पे कौन सा हाइड्रोजन आएगा, उसने 4 बॉन्ड तो पहले ही बना लिए, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बन की वैलेंसी ही फिनिश हो चुकी है या 4 ऑलरेडी बना चुका है। क्लियर हो गया। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। तो बेटा ये थे बेसिक्स, पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अभी तुम खुद ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो बेटा यहां ध्यान से देखिएगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। भाई क्या है हेलोएल्केन्स, क्या है हेलोएरीन्स, इन दोनों में कॉमन शब्द आपको देखने को मिल रहा है। हेलोएल्केन्स और हेलोएल्कीन्स में क्या कॉमन वर्ड दिख रहा है मैम, हमें कॉमन वर्ड दिख रहा है HALO, हेलो। ये क्या ये वाला हेलो है क्या, ये वाला हेलो है, सोचो
क्या ये हेलो एल्केन्स और क्या ये हेलो एरीन्स में हेलो ये वाला हेलो है? हाय सितारो, क्या हाल चाल आपके? समझ आ गया टॉपिक? हाँ जी, सोचो, क्या ये हेलो ये वाला हेलो है? नहीं मैम, ये हेलो ये वाला हेलो नहीं है। तो ये कौन से वाला हेलो है बेटा? ये हेलो का मतलब है हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलो का मतलब है हेलोजन, जिसको आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाम से जानते हो। ठीक है, हेलो ही करता है चैट में, हेलो स्टार्स। समझ आ रहा है? बेसिक हो गया भाई। ठीक है तो यहां जो हम हेलो देख रहे हैं, ये हेलो हेलो है ना। ये हेलो का मतलब क्या है? इन हेलो का मतलब है बेटा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, वापस आते समझो। यहाँ हेलो एल्केन्स की बात की जा रही है, यहाँ हेलो एल्केन्स की बात की जा रही है। इधर इसका मतलब तो आपने बोल दिया हेलोजन है, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये एल्केन्स क्या है? ऐसे ही बेटा ये एरीन्स क्या है, ये एल्केन्स क्या है और ये एरीन्स क्या है, इसको समझते हैं, है ना। तो बेटा जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन कौन थे मैम? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। हाँ, तो ये जो बेटा आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को आप बोलते हो एलिफैटिक, एक को क्या बोलते हो? एलिफैटिक। और एक को बेटा आप बोलते हो एरोमैटिक। एक को क्या बोलते हो? एलिफैटिक। और एक को क्या बोलते हो बेटा? एरोमैटिक। एलिफैटिक, एरोमैटिक। एलिफैटिक होते हैं ओपन चेन वाले, जो ओपन चेन है, जो बंद नहीं है, जो रिंग नहीं बना रहा है, ओपन चेन वाले। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जनरली जो बंद चेन वाले होते हैं। और इसका जो हम एग्जांपल लेके चलते हैं वो है बेंजीन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसको आप भाई ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स आपको ओपन चेन एलिफैटिक से मिलते हैं, हेलो एरीन्स आपको क्लोज्ड चेन बेंजीन से मिलती है। डन है? आओ इसकी डेफिनेशन को समझते हैं आओ मेरा बच्चा इसको समझते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को समझते हैं। मैंने आपको बोला अभी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैम ओपन चेन वाला ये CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसकी जगह कोई भी हेलोजन लगा दो। हेलोजन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों करें मैम ऐसा हम? क्योंकि बेटा ये डेरिवेटिव है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें हेलोजन है। अगर अकेला कार्बन हाइड्रोजन होता तो इसको हाइड्रोकार्बन ही बोल देते, पर ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, उसकी जगह हेलोजन को लगाया जाएगा। तो अब कौन से कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन को लगाना है? वो है एलिफैटिक। कौन सा है बेटे? एलिफैटिक। तो ये जो हम यहाँ ले रहे हैं ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तुम कहोगे अरे मैम ना एक वर्ड के पीछे पड़ गई है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्यों बार बार तुम्हारे कानों में मैं एलिफैटिक बार बार बोल रही हूँ? पेपर में डेफिनेशन में एलिफैटिक नहीं लिख कर आओगे, टीचर मार्क्स नहीं देंगे बेटा। 1 नंबर डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा एलिफैटिक वर्ड लिखने से, क्योंकि यही इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। बोर्ड्स की यही खास बात है बेटा। नीट जेई में भले तुम ये चीजें छोटी छोटी छोड़ दो क्योंकि एमसीक्यूज है, पर बोर्ड्स में बेटा कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं जो लिखने जरूरी है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाओगे, हेलोजन को लगाओगे तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बनेगा। कैसे मैम? एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3 रह गया, कोई भी हेलोजन लग जाएगा तो उसकी जगह X आ जाएगा। फ्लोरीन लगाओगे तो CH3F होगा, ब्रोमीन लगाओगे CH3Br होगा, आयोडीन लगाओगे CH3I होगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? राइट। ये क्या है मैम? दिस इज अ डेरिवेटिव। ये क्या है भाई? इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये इसका डेरिवेटिव है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। भाई मैम यहां आपने बताया CH3X मतलब 3 हाइड्रोजन है, 1 हेलोजन है, तो मैम पहला बॉन्ड कौन सा था? सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल पेपर में आता है, जहां से सवाल पेपर में आता है अब आओ अगले पार्ट पर ध्यान से सुनना। हेलो एरीन्स, हेलो कौन से वाला हेलो? हम हेलोजन वाला हेलो, हेलोजन वाला हेलो। और एरीन्स अभी बताया जहां पर हम एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। और मैम एरोमैटिक में भी कौन सा? बेंजीन रिंग की बात की जाएगी। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास है बेंजीन रिंग। अभी तुमने बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखी थी, मैं तुम्हें बोलूं इसको एक्सपेंडेड में लिख दो तो इस पर एक एक हाइड्रोजन होगा, इस पर एक एक हाइड्रोजन होगा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब मैंने एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन लिया और सेम ये डेरिवेटिव है, तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, हेलोजन को लगाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, हेलोजन को लगाएंगे, और क्या मिल जाएगा? हेलो एरीन। बेटा मान लो मैंने इस एक सर्टेन हाइड्रोजन को हटाया, तुम कोई भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हाइड्रोजन का रिमूव किया मैम यहाँ से, तो हमने क्या देखा, इसकी जगह हेलोजन। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। किसका मैम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। लिखना है, लिख लो, डेरिवेटिव है। इसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। जब हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है, हेलो एरीन होता है। अगेन अ क्वेश्चन, बेटा हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। मैम इस कार्बन पे जुड़ा है सिग्मा 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 पाई, पाई काउंट नहीं करना, 3 सिग्मा तो sp2 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2, यहाँ sp3 है वहां sp2 है। क्या हम चल सकते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट पे एवरीवन, एनसीईआरटी हाईलाइट पे चल सकते हैं? तो तुम में से जितने बच्चे सोच रहे थे ना कम समय है, तो बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके चले जाए ना मेरा बेटा। अगर एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है तो वो भी करवाई जाएंगी, सब कुछ करवाया जाएगा, बस तुम्हें रिवीजन करनी है। फिर से वही बात बोल रही हूँ। और अगर कोई बैच का बच्चा बैठा है पिछले किसी बैच का, तो वो ये बता सकता है भी हाँ भाई एक एक चीज कवर की जा रही है, एक एक टॉपिक बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं, नोटेड। चलो एनसीईआरटी हाईलाइट पर आते हैं मेरा बेटा, एनसीईआरटी हाईलाइट पर आते हैं। पहले तो मुझे बता दो तुम्हें विजिबल है ना यार, तुम्हें विजिबल है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। एनसीईआरटी हाईलाइट है, शुरू का पहला पैराग्राफ, चैप्टर का पहला पैराग्राफ और उस पर ही डेफिनेशन। चैप्टर का पहला पैराग्राफ और वही डेफिनेशन, फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। भाई पहला पैराग्राफ है, ध्यान से देखना हेलो एल्केन्स के बारे में क्या कह रहा है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक, अभी सिर्फ मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं, जिसको हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। हेलो एल्केन कंटेन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आ जाओ बात करते हैं अब किसकी, हेलो एरीन की। आ जाओ जी बात करते हैं हेलो एरीन की एवरीबॉडी। The replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom in an aromatic hydrocarbon by halogen atom। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन को लगा दोगे तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, जिसे हेलो एरीन कहते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है देखना, यहां पर क्या लिखा गया है देखना, वेयर एज हेलो एरीन कंटेन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एराइल ग्रुप। आपको ये समझ आ गई है डेफिनेशन? क्या बोला यहाँ पर, यहाँ बोला गया हाइड्रोजन को हटा दो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से और उसको रिप्लेस कर दो हेलोजन से, तो बेटा जी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एरीन की डेफिनेशन ब्लू हाईलाइट से दिखा दी है मैम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा देना है, हेलोजन को लगा देना है, हेलो एरीन मिलेगा। यहाँ हेलोजन जिससे जुड़ा है sp3 है, यहाँ हेलोजन जिससे जुड़ा है वो sp2 है। एनसीईआरटी से भी क्लियर हो गया है, इजी। अभी पढ़ाया था और अभी पढ़ भी लिया है एनसीईआरटी से, अभी पढ़ भी लिया है बेटा एनसीईआरटी से। डन, चलें आगे। चलो अब चलते हैं जी अगले पार्ट पे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब अपन लोग क्या करेंगे जी, क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, चलिए जी इसकी शुरुआत करते हैं। मैम हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है, लेट्स स्टार्ट बेटा। 3 तरीके से की जाती है। पहली होती है बेस्ड ऑन, पहली होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट। एक कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है उस बेसिस पर बेटा क्लासिफिकेशन करवाई जाती है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो करवाई जाती है बेटा वो किस बेसिस पे करवाई जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन hybridization of carbon atom to which halogen is attached, to which halogen is attached। halogen जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। और थर्ड क्लासिफिकेशन जो बेटा करवाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, जो अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना बेसिक टॉपिक, उस कार्बन की डिग्री पर। तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन होती है भी एक कंपाउंड के अंदर कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। और तीसरी क्लासिफिकेशन होती है कार्बन की डिग्री कितनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, हेलो एल्केन्स का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन्स का एक और नाम होता है जिसको क्या कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर एक कंपाउंड में मैम अगर हम कहें
अगर हम कहें एक कंपाउंड में एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अगर कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। व्हेन ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, जब सिर्फ एक हेलोजन एटम ही होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3CH2Br, जैसे मान लो CH3CH, यहाँ Br लगा देते हैं CH3। बेटा कंपाउंड में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम होगा तो मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्काइल हैलाइड के नाम से आप इसको जानते हो। कंपाउंड में अगर दो हेलोजन एटम्स होंगे तो डाई हेलो एल्केन या डाई एल्काइल हैलाइड होगा। डाई हेलो एल्केन का मतलब दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल हो गया। आपके कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, डाई हेलो एल्केन। 3 होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है बेटा, उस बेसिस पर हम क्या कहेंगे, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। इस तरीके से पहली क्लासिफिकेशन होती है। आई होप सो पहली क्लासिफिकेशन सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए बेटा दूसरी क्लासिफिकेशन समझते हैं। आइए दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, जिस पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा ये दो बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp3 है, और अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp2 है। ये दो बेसिस से की जाती है। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो कैसा है मैम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 के अंदर जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक हेलो एल्केन, और दूसरा बेटा यहां पर आप पढ़ते हो जिसका नाम होता है बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हेलो एल्केन। sp2 के अंदर जो बेटा आप पढ़ते हो, sp2 के अंदर जो आप पढ़ते हो इसका नाम होता है विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा जो आप इसमें पढ़ते हो वो होता है एराइल हैलाइड, जो आप पढ़ भी चुके हैं, जिसको हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन, बेटा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, एक अभी फ्लो चार्ट बनवा रही हूं तो डिटेल में बताऊंगी, घबराओ मत। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री बोलते हो एल्काइल हैलाइड। दूसरा बेटा होगा सेकेंडरी, जिसको आप 2 डिग्री बोलोगे, और तीसरा बेटा हो जाएगा टर्शरी, जिसको आप 3 डिग्री बोलोगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इन डिटेल इनको समझना। आई होप सो फ्लो चार्ट सभी ने बना लिया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या आती है मैम, सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो यहां पर मैम ये आती है बेस्ड अपॉन भी कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो हेलोजन एटम के बेसिस पर मोनो, डाई, ट्राई या एक से ज्यादा जब होता है तो उसको पॉली भी बोल देते हैं, जैसे ट्राई हो गया, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, तीसरा बेटा डिग्री के बेसिस पर। तो इसी के अंदर बेटा डाई हेलो एल्केन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। डाई हेलो एल्केन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहले डाई हेलो एल्केन की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेटा डाई हेलो एल्केन्स जो हैं, कौन से मैम, डाई हेलो एल्केन्स जो हैं इनको आप दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हो। डाई हेलो एल्केन दो तरह के होते हैं। एक डाई हेलो एल्केन होता है जिसको जेमिनल बोलते हो, एक होता है जी विसिनल। एक होता है जी जेमिनल, एक होता है जी विसिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है, जेमिनल को आप ऐसे भी लिख सकते हो जेम डाई हेलाइड, या आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो जेमिनल डाई हेलो एल्केन। अब डाई का मतलब दो हेलोजन्स होंगे, सीधी सी बात है। जेमिनल में क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर अगर दोनों हेलोजन्स आ जाएं, एक ही कार्बन के ऊपर अगर दोनों हेलोजन आ जाएं बेटा तो वो जेमिनल होता है। क्या होता है, जेम या फिर जेमिनल होता है। एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम्स आ जाए तो वो जेमिनल या जेम होता है। ठीक है, अगर मान लो विसिनल को आप लिखते हो विस डाई हेलाइड या विसिनल डाई हेलो एल्केन लिखते हो, इसका मतलब क्या है, अगल बगल वाले कार्बन पर दो हेलोजन का आना, अगल बगल वाले कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर। ठीक है, यानी कि मैम एडजेसेंट कार्बन पर अगर हेलोजन होंगे दोनों एडजेसेंट कार्बन पर तो वो विसिनल होगा। अगर बेटा सेम कार्बन पर होंगे तो बेटा वो जेमिनल होगा। अगर बेटा सेम कार्बन पर होंगे
तो वो जेमिनल होगा, अगल बगल वाले पर होगा तो वो विसिनल होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन पे चले बेटे, रेडी रेडी क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सबसे पहले सवाल के लिए? चलो जी चलो जी चलो जी, सवाल देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स कंटेन्स कार्बन sp2 हेलोजन बॉन्ड। अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था, एडजेसेंट मतलब अगल बगल पड़ोसी, ठीक है? तो उस बेसिस पे बेटा ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। इनमें से कौन से हेलाइड्स हैं बेटा जी जो कंटेन करते हैं हेलोजन जब एक कार्बन sp2 से बॉन्डेड है? अभी बेटा फ्लो चार्ट पढ़ाया था, सोच समझ के बेटा इसका आंसर करना, अभी फ्लो चार्ट में लिखवाया था। बताओ यार क्या लगता है? लेट्स गो एवरीवन, लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं यार। टाइमर इज अबाउट टू एंड, टाइमर एंड होने वाला है। इंटरेस्टिंग लग रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ जी, हाउ इज द जोश एवरीवन? इंटरेस्टिंग लग रही है? चलो मैम, एलाइल के अंदर आपने बोला था हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 होगा। एल्काइल तो डिग्री के अंदर आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बेंजाइल में भी आपने बोला था कार्बन जो है यहाँ पर sp3 होगा जिसपे हेलोजन जुड़ा है। विनाइल के केस में आपने बोला था जी sp2 होता है। तो हाँ जी, आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोल को बहुत समय लग रहा है, क्या हो गया है पोल जी को? पोल को क्या हो गया है बेटा? पोल का क्या करें? पोल चलो यार, पोल नहीं चल रही क्या सर? पोल नहीं चल रही क्या? एक सेकंड देखें। अरे यार व्हाट्सएप तो नहीं खुला है इधर से। चलो यार कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से पोल कर लेते हैं, सॉरी बेटा, है ना? अगला क्वेश्चन, अभी तो आपने नेमिंग नहीं करी है, ये तो अभी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, अगला टॉपिक चलते हैं, अगला क्वेश्चन अभी नहीं होगा क्योंकि अभी नेमिंग नहीं सिखाई ना मैंने तुम्हें, अन्याय हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है? चलो अब बेटा हमने कौन सा केस देखना है? हमने देखना है जब हेलोजन किससे जुड़ा है? ऐसे कार्बन से जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसमें सबसे पहला केस कौन सा आ रहा है? एलाइलिक हेलाइड का। एलाइलिक हेलाइड का केस आ रहा है, यहाँ मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से सुनना, यहाँ से सवाल बहुत प्यारा सा आपको देखने को मिलेगा। बेटा क्या कहता है यहाँ? ये कहता है हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनो। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और इस कंपाउंड को जो इससे क्रिएट होगा उसे क्या कहेंगे? एलाइलिक हेलाइड। क्या कहेंगे? एलाइलिक हेलाइड। क्लियर हो गया? ठीक है, एलाइलिक हेलाइड। हाइब्रिडाइजेशन सबकी पूरी कर लोगे तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देना वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, और अगर एलाइलिक कार्बन की बात करें तो ये कैसा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख लो सिग्मा बॉन्ड 4 बना रहा है। बेटा पोल अभी कई बच्चों की नहीं चली होगी जो चैट में लिख रहे हैं, मैं आपके मैसेजेस देख रही हूँ। पोल का कुछ इशू था इसीलिए दोबारा कनेक्ट किया है, अभी पोल वाला क्वेश्चन आएगा तो चैट में ABCD करके आप जवाब दे देना, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एलाइलिक हेलाइड का मतलब क्या है? व्हेन हेलोजन एटम is attached, when halogen atom is attached to a carbon, कैसा कार्बन है ये? sp3, which is further attached to double bond carbon atom, बेटा ये कंपाउंड कैसा होता है? एलाइलिक होता है। दोबारा सुनिए, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, उसको आप एलाइलिक हेलाइड बोलोगे। ठीक है, केसेस देखते हैं, एग्जांपल नोट कर लो, नोटेड आ जाए एक बारी। एलाइल भी बोलते हो, एलाइलिक भी बोलते हो, ठीक है? हाउ 4 सिग्मा बॉन्ड, बेटा एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड हो गए ना बेटा, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं इसी के अंदर प्राइमरी एलाइलिक हेलाइड क्या होगा? प्राइमरी एलाइलिक हेलाइड क्या होगा?
सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड क्या होगा और टर्शरी एलाइलिक हैलाइड को क्या होगा। आइए इन तीनों केसेस को देखते हैं। प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, टर्शरी कौन सा होगा। पहले मैं आपको बोलूं एलाइलिक हैलाइड बनाओ। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, सीधी सी बात है, ठीक है। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। यहां देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इजी। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। इतना किया हमने, हाँ जी। अब बेटा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री ही उसका नाम होगा, यानी कि मैम अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो वो 1 डिग्री बन जाएगा, अगर हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो वो 2 डिग्री बन जाएगा, अगर हेलोजन 3 डिग्री से जुड़ेगा 3 डिग्री बन जाएगा। कैसे, देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी डिग्री 1 डिग्री होनी चाहिए, मतलब मैम ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन के साथ, ये क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन कौन था, जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ठीक है। यहां देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, एक से तो जुड़ा ही है, एक और कार्बन से इसको जोड़ दो, ठीक है, और बाकियों की वैलेंसी को पूरा कर दो। तो बेटा ये कैसा केस हो जाएगा 2 डिग्री का, क्यों, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ गया जो 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी बन गया, तो ये क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी बन गया। आप में से जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा मैं हाइड्रोजन कैसे लगा रही हूं यहाँ पर, तो बेटा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं ठीक है, बाकी के जितने बॉन्ड रह जाएंगे हाइड्रोजन से पूरा करोगे, ठीक है। यहाँ देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा तभी 3 डिग्री बनेगा, एक से अटैच्ड है, आपने एक और कार्बन इस पे अटैच कर दिया और बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर दी, तो ये क्या बनेगा 3 डिग्री का केस हो जाएगा ठीक है। देखो ध्यान से, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है जो टर्शरी है। और अगर इसको एलाइलिक कैसे कहते हैं एलाइलिक कैसे होगा, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड से जुड़ा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड से जुड़ा है, तो ये एलाइलिक हो गया। क्लियर है, ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं एलाइलिक के सॉरी, क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन को प्लीज देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इनमें से एलाइलिक हैलाइड का कौन सा एग्जांपल है, आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, इनमें से एलाइलिक हैलाइड का कौन सा आंसर है बेटा, ये ए है ये बी है, बता दो ए और बी में से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है, ए और बी में से आपके अकॉर्डिंगली एलाइलिक हैलाइड कौन सा है बताओ। देखो मैम हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, ये थोड़ी होगा, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो मैम ए इज द आंसर, ए आंसर होगा। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ दोगे जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है वो गलत है बेटा, वो गलत है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी जरूरी थी, भूल गए क्या, डबल बॉन्ड से उसको जोड़ दोगे तो sp2 हो जाएगी। इजी सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो यार, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला केस आता है जिसका नाम है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है बेंजाइलिक हैलाइड, नाम से ही पता चल रहा है मैम हेलोजन को बेंजीन रिंग पे जोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं होता, अगर हेलोजन को बेंजीन रिंग पे जोड़ दूंगी तो हेलो एरीन नहीं बन जाएगा, अरे डेफिनेशन ऑफ दी चैप्टर भूल गए क्या, हेलोजन को बेंजीन रिंग पे जोड़ देंगे तो हेलो एरीन हो जाएगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड फिर क्या है, व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, आओ समझते हैं बेटा। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेटा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, अरे बाप रे, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है वो बेंजाइलिक है, अगर तुम डायरेक्टली हेलोजन को बेंजीन रिंग से जोड़ दोगे वो हेलोएरीन बन जाएगा। कहानी समझ आई, ठीक है। अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बाकी तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, ये होता है बेटा विनाइलिक हैलाइड, इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये भी क्या है sp3, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक और एक इधर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे व्हेन halogen atom is attached to a carbon atom, is attached to a carbon atom, ब्रैकेट में लिखना क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3, which is further attached to benzene ring, जो फर्दर बेटा बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड ठीक है। आ जाओ जी मैम, इसमें भी डिग्री होती है, हाँ जैसे एलाइलिक में की थी वैसे इधर भी करोगे। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है,
अगले पेज पे करते हैं, पहले इतना लिख लो, अगले पेज पे अगले पेज पे चलते हैं, पहले इतना लिख लो। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा जल्दी पढ़ाओ। बेटा इससे ज्यादा स्पीड अगर करूंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है? इससे ज्यादा स्पीड अगर करूंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी बेटा। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड का, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड का, और नेक्स्ट केस देख रहे हैं टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड का। तो बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना है पहले बेंजाइलिक हैलाइड बना लो। पहले क्या करो बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड बना लो। सबसे पहले बेंजाइलिक हैलाइड बनाना होगा। देखो बेटा कैसे बनाएंगे बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, सिंपल, ठीक है? यहाँ पे भी वही करो, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पर भी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो बेटा जो किससे अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। इजी, यहाँ तक इजी? हाँ जी। अब बेटा यहाँ पर देखो, हमने बोला प्राइमरी बनाना है, मतलब ये जो कार्बन है जिसपे हेलोजन जुड़ा है ये एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, एक ही से जुड़ा है तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। यानी कि मैम ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, तो बेटा ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है? इजी इजी। अच्छा यहाँ देखो, अब मैम हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको दो कार्बन से जोड़ना चाहिए, एक से तो अटैच्ड है, इसके ऊपर एक और CH3 लगा दो और इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। अब ये कैसे कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है? चलो यहाँ देखो, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जिसको 3 कार्बन से तुम्हें जोड़ना होगा तब जाके टर्शरी बनेगा, तो 3 कार्बन से जोड़ दिया, अब क्या बन गया, ये टर्शरी। जैसे एलाइलिक किया था वैसे ही बेंजाइलिक किया है, ठीक है? एलाइलिक रिवाइज करें, एलाइलिक में क्या था, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। बेंजाइलिक में क्या है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है। क्लियर हो गया पक्का से, ठीक है? सॉरी यार, चलें आगे। सॉरी बेटा जी मेरा थोड़ा गला खराब है। चलो आगे चलते हैं, अगला केस। तो बेटा अभी तक हमने क्या कर लिया, यहाँ पर वापस आते हैं, हमने ये पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजन जब कार्बन से जुड़ा हो और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। आ जाओ ये वाला केस देखते हैं। पहला आता है जी इसके अंदर विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक का मतलब क्या है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा हो। अरे रे, एलाइलिक में क्या था, एलाइलिक में हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से आप जोड़ रहे थे जो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा था, जबकि विनाइलिक में हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा होगा। समझ आई कहानी? अब समझ पा रहे हो? पॉइंट समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड यार। अब वैलेंसी पूरी करें, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड रह गए तो हाइड्रोजन के साथ, इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक रह गया, तो इस तरीके से, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये सिग्मा, ये पाई, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। मैम पाई को काउंट नहीं करना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, when halogen atom is attached to a carbon atom, बेटा ब्रैकेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन जरूर लिखना, जो कि sp2 है, which itself is खुद से ही क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ डबल बॉन्ड, खुद से ही बेटा एक डबल बॉन्ड बना रहा है, उसे आप विनाइलिक हैलाइड बोलोगे, उसे बेटा आप विनाइलिक हैलाइड बोलोगे। डू यू गेट मी एवरीवन? इसी के साथ इसके अंदर जो लास्ट आ रही थी जिसका नाम था एराइल हैलाइड, आइए उसको भी यहीं देख लेते हैं। बेटा एराइल हैलाइड क्या होता है, इसी को तो हेलो एरीन बोलते हो। इसका मतलब क्या था, जब हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से। इसी के अंदर सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या थी बेटा, एराइल हैलाइड थी। जब हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा उसको हेलो एरीन बोलोगे या एराइल हैलाइड बोलोगे। लेकिन अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तब वो बेंजाइलिक बनता है तब वो बेंजाइलिक बनता है। इसको नोट कर लो। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गई है, लास्ट क्लासिफिकेशन पे चलेंगे जो कि है डिग्री, उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो। अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है बेंजीन से तो वो हेलो एरीन या एराइल हैलाइड होगा। अगर हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है आप उसको बेंजाइलिक बोलोगे। क्लियर है? आ जाओ एक और क्वेश्चन बेटा, इसको भी मैं ए और इसको भी मैं बी बोल रही हूँ। ए और बी में से मेरा बच्चा, ए और बी में से आपको बताना है विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। ए और बी में से आपको बताना है विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। कम ऑन एवरीवन, यार अब तो तुम लोग कर लोगे, अब तो तुम लोग बता दोगे। sp2 कैसे होगा बेटा, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, पहले इसका आंसर करो। इसमें से विनाइलिक हैलाइड बताओ कौन सा होगा, विनाइलिक हैलाइड बताओ कौन सा होगा।
देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन का रोल, समझ रहे हो, चीजें समझ आ रही हैं बेटा। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री साहिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हेलोजन जो है कैसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से, ठीक है, नोट कर लीजिए। ध्यान से देखना मैम, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद एक डबल बॉन्ड कार्बन से फर्दर अटैच्ड है। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो जो खुद ही डबल बॉन्ड बनाता है वही तो होता है विनाइलिक, वही तो होता है विनाइलिक। बेटा विनाइलिक का मतलब क्या है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़े जो खुद ही डबल बॉन्ड बनाए, खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 43%। बेटा विनाइलिक पूछा गया है, क्या कर रहे हो यार, विनाइलिक, विनाइलिक ये बच्चे बेटे, विनाइलिक क्या था, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। बेटा ये तो एलाइलिक था ना, हेलोजन एक कार्बन से जोड़ दो जो खुद से डबल बॉन्ड से फर्दर अटैच्ड है। बेटा आंसर विनाइलिक होगा ना, क्या हो गया, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, विनाइलिक में हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है। बेटा ये एलाइलिक है, एलाइलिक में क्या होता है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं। बेटा अगला केस आ रहा है, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड का एक एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड का एक एग्जाम्पल है। कोई बात नहीं, घबराना थोड़ी है, फाइनल पेपर थोड़ी है जो इतना हम टेंशन ले गए हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन को आराम से करना है, सूझबूझ के साथ करना है, जो पहले बोला गया उसको बोल करके देखो मन में भी है क्या बेटा, एंड देन आंसर बेटा, ठीक है। क्या बोला है, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड क्या है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है, बस इतना देखो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, इतना पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से, अरे ये तो कुछ भी नहीं होगा, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा जो खुद से डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा ट्रिपल बॉन्ड नहीं, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा जी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 66% बच्चों का बिल्कुल सही है, ये प्यारे प्यारे से सितारे हैं, ठीक है, चलो। तो बेटा इसके बाद अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने ये क्लासिफिकेशन कर ली है, हमने ये क्लासिफिकेशन कर ली है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज डिग्री के बेसिस पर, दैट इज डिग्री के बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बेटा। थर्ड क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन आप करते हो, ये सवाल है। तो सबसे पहला बेटा इसमें आता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं, जिसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हेलोएल्केन भी कह सकते हैं। जैसे तुमने हाइड्रोजन की डिग्री की थी सेम ही बेटा इसकी डिग्री करनी है, जैसे तुमने हाइड्रोजन की डिग्री की थी सेम बेटा करनी है। कैसे मैम, ध्यान से देखो मैम, अगर मैं कहूं हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ जाए 1 डिग्री कार्बन से, तो वो प्राइमरी हेलोएल्केन है। कैसे देखो, 1 डिग्री कार्बन कौन होता है, जो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, तो अगर इस पे तुमने हेलोजन को जोड़ दिया तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, हाइड्रोजन की तरह। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है, तो बेटा ये हेलोएल्केन कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, तो 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, सेकेंडरी हेलोएल्केन या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जिसको आप 2 डिग्री बोलते हो। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो कैसा है, जो 2 डिग्री है, मतलब जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो वो हेलोएल्केन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, वो हेलोएल्केन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बेटे हो जाएगा। और इसी में टर्शरी एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन क्या होता है, जिसको बेटा आप 3 डिग्री भी बोलते हो। इसका मतलब क्या है, अगर हम बोलें, अगर हम ये कहें भी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इजी था, मतलब जो कार्बन की डिग्री है वही हेलोएल्केन की डिग्री होगी, जो कार्बन की डिग्री है वही हेलोएल्केन की डिग्री होगी। अगर कार्बन की डिग्री 1 डिग्री तो हेलोएल्केन भी 1 डिग्री, अगर कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हेलोएल्केन भी 2 डिग्री, अगर वो 3 डिग्री तो जी 3 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर ले सभी बच्चे, आगे चलते हैं। डन है, चलो।
तो बेटा ये डिग्री के बेसिस पे हो गया है, क्लासिफिकेशन एंड हो चुकी है। चलते हैं जी आखिरी टॉपिक पर, जो कि आज की क्लास का हमने डिसाइड किया था। देखो भाई, शुरू में मैंने आपको पहले ही बोला था हम करेंगे इंट्रोडक्शन बेसिक्स में। बेसिक्स में मैंने हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड्स, आपको ये सब चीजें सिखाई, रिप्रेजेंटेशन सिखाया, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बारे में सिखाया, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन करी। अब हम करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। चलिए जी शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट से। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना, किसी भी कंपाउंड को एक नेम देना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नेमिंग बोला जाता है। अब नेमिंग कैसे की जाती है? एक सिंपल सा रूल है बेटा। ये जो रूल है ये IUPAC नेमिंग के लिए है, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC की फुल फॉर्म है। कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं, जैसे आपका एक निकनेम होगा जो आपके मम्मी पापा ने आपको घर पे दिया होगा, आपके फ्रेंड्स बुलाते होंगे, और एक नेम जो आपके आधार पर है। तो एक ऐसा नाम जो कहीं पर भी चले जाओ हर जगह होता है, वो बेटा जी आपका कौन सा होगा? IUPAC नेम। जबकि कॉमन नेम बेटा आपका जो होगा वो निक नेम की तरह आप उसको समझ सकते हो। IUPAC नोमेनक्लेचर करने का जो सिंपल सा रूल है वो क्या है? जब भी आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करो तो पहले सेंटर वाली जगह से शुरू करो। मतलब पहले सेंटर पे लिखो वर्ड रूट। ये करने के बाद राइट हैंड साइड वाला काम सबसे पहले खत्म करो, फिर बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाले काम पर आओ। ठीक है, तो वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे, नेमिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in मेन चेन या फिर बेटा पेरेंट चेन। वर्ड रूट क्या बता रहा है? मेन चेन या फिर पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें बताता है वर्ड रूट। वर्ड रूट एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि मेन चेन में यार कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे बेटा अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम होंगे तो आप मिथ लिखोगे, METH। क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे। अगर बेटा जी मेन चेन में 2 कार्बन एटम है तो आप इथ लिखोगे, ETH। क्या लिखोगे? ETH, इथ लिखोगे। अगर मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स होंगे आप लिखोगे PROP, प्रॉप। क्या लिखोगे बेटा? PROP, प्रॉप लिखोगे। अगर मेन चेन में 4 कार्बन एटम होंगे आप लिखोगे BUT, ब्यूट। क्या लिखोगे? BUT, ब्यूट लिखोगे। 5 कार्बन होंगे आप लिखोगे पेंट, PENT, पेंट। 6 कार्बन एटम्स होंगे आप लिखोगे हेक्स, HEX, हेक्स। अगर बेटा जी 7 कार्बन एटम होंगे आप लिखोगे हेप्ट, HEPT। क्या लिखेंगे जी? हेप्ट लिखेंगे। अगर बेटा 8 कार्बन एटम्स होंगे आप लिखोगे जी ऑक्ट, OCT, ऑक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? OCT, ऑक्ट लिखोगे। अगर बेटा 9 कार्बन एटम्स होंगे आप लिखोगे NON, नॉन। क्या लिखोगे? NON, नॉन लिखोगे। अगर 10 कार्बन एटम होंगे आप लिखोगे डेक, DEC, डेक। अगर बेटा 11 कार्बन एटम होंगे उसे बोलोगे अनडेक, और अगर 12 कार्बन एटम होंगे उसे बोलोगे डूडेक। एक बच्चा बोल रहा है मैम मेन चेन या पेरेंट चेन क्या होती है? ज्यादातर बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, ज्यादातर जनरली बेटा जो मैक्सिमम कार्बन की चेन होती है उसको मेन चेन बोलते हैं। लेकिन कभी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा मेन चेन होती है वो कम कार्बन एटम की भी हो सकती है। वर्ड रूट बताता है कितने कार्बन एटम मेन चेन में प्रेजेंट है ना बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 4 कार्बन होंगे तो क्या वर्ड रूट होगा? चैट में बताओ बिना देखे। बिल्कुल सही, दैट इज ब्यूट। अच्छा, 8 कार्बन एटम्स होंगे तो क्या वर्ड रूट होगा इन दी चैट सेक्शन एवरीवन? ऑक्ट होगा। वेरी गुड। 2 कार्बन एटम्स पे क्या वर्ड रूट होगा मैम? इथ होगा। वेरी गुड। 1 कार्बन एटम पे क्या होगा? मिथ होगा। 9 पे क्या होगा? नॉन होगा। ग्रेट। ठीक है, तो चलो इसके बाद प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? ठीक है, अगर बेटा जी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE लिखोगे। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप प्राइमरी सफिक्स की जगह ईन लिखोगे। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप YNE, आइन का इस्तेमाल बेटा यहाँ पर करोगे। क्लियर है? YNE, आइन का बेटा इस्तेमाल आप करो। मेरे को 1 मिनट पानी पीने दो, आप लोग लिखो यार इतने में। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, सेकेंडरी सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है? सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि COH हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, जैसे कि ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो हमें कौन बता रहा है बेटा? वो हमें बता रहा है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमें बता रहा है अबाउट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब कहां पर आ जाएगा बेटा? वो हमारा आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स पर। कोशिश क्या करनी है? पहले वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर बेटा सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। क्लियर हो गया? अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं दिया गया है, कोई ग्रुप नहीं लगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा आपको लिखना है, जब इतना काम राइट साइड वाला कर लो तो लेफ्ट साइड पे आप आओगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स मिलेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें किसके बारे में बताता है कि वहां पे कंपाउंड ओपन चेन है या कोई रिंग बना रहा है, कोई साइकिल बना रहा है। अगर तो कोई रिंग या साइकिल बन रहा होगा
ठीक है, मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो बेटा आप साइक्लो लिखोगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखोगे। साइक्लिक मतलब जैसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, बंद स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये 3 चीजों के लिए यूज होता है। पहली बात, ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। अब कहोगे सीनियर मोस्ट जूनियर मोस्ट इनका मतलब क्या है ना। तो बेटा सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट का मतलब क्या है, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मान लो जी अल्कोहल आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है, सीनियर है, उसको वहां लिखोगे, और जो जूनियर है उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे लिखोगे, ऐसा, ठीक है। तो बेटा इसके अलावा ये यूज किया जाता है साइड चेन के लिए। जैसे अब कई बच्चे कह रहे थे ना मैम मेन चेन और साइड चेन क्या है। मेन चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आटम आ जाए। अगर कोई कार्बन आटम रह जाता है बेटा, रह जाता है, तो उसको आप कहां पर लिखते हो, इस साइड चेन में लिखते हो। कैसे लिखते हो, एल्काइल करके लिखते हो। मान लो एक कार्बन रह जाएगा तो अल्क क्या हो जाएगा, मिथाइल, 2 रह जाएगा इथाइल, 3 रह जाएगा प्रोपाइल, 4 रह जाएगा ब्यूटाइल, ऐसे करके एल्काइल की फॉर्म में उसको लिखते हो। या फिर बेटा आप इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ग्रुप। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं क्लोरीन, हम पढ़ रहे हैं ब्रोमीन, हम पढ़ रहे हैं फ्लोरीन आयोडीन। क्लोरीन के लिए लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन आ जाए तो लिखोगे ब्रोमो, फ्लोरीन आ जाए तो लिखोगे फ्लोरो, आयोडीन आ जाए तो लिखोगे आयोडो, आयोडाइडो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाए तो आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे करके लिखोगे। कहाँ लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह लिखोगे और कहीं नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, पहले इतना लिख लो, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ठीक है। चलो कुछ प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन अपने पास है, मान लो जी क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैम हमें ब्रोमीन दिख रहा है। आपने बताया था अभी ब्रोमीन कहाँ होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पर होता है। आपने अभी हमें बताया था ब्रोमीन कहाँ होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पर होता है। तो जहां से ब्रोमीन पास है वहां से नंबर करो कार्बन को, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन की मेन चेन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं मैम, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, अभी लिखवाया था, हाँ जी। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हम सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANEN होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, हाँ जी। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स लगा है, COH OH CHO कुछ लगा, नहीं लगा मैम, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे अभी। अच्छा क्या प्राइमरी प्रीफिक्स होगा मैम, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है, बंद नहीं है, ठीक है। अब मैम प्रीफिक्स होगा सेकेंडरी, हाँ मैम ये BR लगा है ना, BR के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। पर ये भी बताना है ये लगा कहां पर है, तुम्हें ये भी बताना है ये लगा कहां पर है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है। तो मैम फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, हाइफन आएगा, मैम ब्रोमो लगा है। बेटा डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, ध्यान रखो, ऐड कर दो, क्या नाम आएगा इसका मैम, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इजी इजी, आराम से हो गया, बोलो जी। अगले सवाल पे चलते हैं, शालवी अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे चले, रेडी, बोलो जी, हाँ जी। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने है, ध्यान से देखना। अगला सवाल आप सभी के सामने है बेटा, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अगेन मैम हमें क्या करना है, कार्बन एटम्स की नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, बात एक ही है मैम। क्लोरीन को दोनों तरफ से चलोगे तो सेकंड कार्बन पर ही आएगा, कहीं से चलो 1 2 3। अगेन मेन चेन में 3 कार्बन, अगेन मेन चेन में 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लिखेंगे, वर्ड रूट प्रॉप। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा मैम, प्राइमरी सफिक्स में एन आएगा। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा लगा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है, तो मैम यहाँ सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है ना जी। ओके प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा मैम, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, ओपन चेन है, बंद नहीं है। पर मैम यहाँ क्लोरीन लगा है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, और ये कौन से कार्बन पे लगा है, ये सेकंड कार्बन पर लगा है, तो जरूर यहाँ ऐसे लिखेंगे जी, 2 पर क्या है, 2 पर क्लोरो है, ऐड कर दो, क्या आएगा जी, 2 पर कौन है, क्लोरो है, प्रोपेन है। बेटा क्लोरो और प्रोपेन के अंदर भी देख लो स्पेस नहीं आएगा, क्लियर हुआ, आगे चलें, डन है। नोट कर लो, आगे चलते हैं। क्या हम अगले सवाल पे चले, बेटा कॉमन नेम सिखाऊंगी, पहले IUPAC नेम सीख लो, पहले IUPAC नेम सीख लो, फिर कॉमन नेम भी सीखेंगे बेटा। चले बच्चा, डन है जी। अगला सवाल मैम, अगला सवाल आ गया है, चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अरे बाप रे, ये तो बहुत दुविधा हो गई मैम, यहाँ पर तो इतने सारे कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज देखना मैम, 1 2 3, आप मुझे सोच के बताओ, क्या रेड वाली नंबरिंग होगी या ब्लू वाली नंबरिंग, तुम्हें जो नंबरिंग सही लग रही है उस कलर के हार्ट जो है वो चैट में डाल दो। तुम्हें ब्लू वाली नंबरिंग सही लग रही है तो ब्लू हार्ट्स डाल दो, रेड वाली लग रही है तो रेड हार्ट्स डाल दो। देखते हैं बेटा तुम्हें क्या लगता है कौन सी नंबरिंग कार्बन एटम की बिल्कुल सही है, लेट्स सी, बताओ यार।
कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं। ब्लू या रेड? अरे वाह रे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। रेड वाली साइड से चले तो सेकंड पे CH3 भी अटैच्ड हो, थर्ड पे Cl है। अच्छा, पर ब्लू वाली साइड से चले तो फर्स्ट पे Cl और सेकंड पे CH3। जहां से पास पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ग्रुप्स, जहां से पास पढ़ते हैं वहां से नंबरिंग होगी। लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करना है तो ब्लू इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा जी। तो कैसे लिखेंगे मैम? अब ये बेटा क्या है आपकी मेन चेन, ये क्या है मैम? मेन चेन। अब जो इस मेन चेन में नहीं आ पाया वो कौन कहाँ चला जाएगा मैम? वो बेचारा चला जाएगा साइड चेन में। साइड चेन में कोई बात नहीं। मेन चेन में कितने कार्बन मैम? 3 कार्बन। 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप होता है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। क्या मैम ये ओपन चेन है? ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अब आती है बारी, यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप भी है, यहाँ साइड चेन भी है, तो ABCD तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना? क्या है ABCD भाई? ये C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? मैंने कहा था साइड चेन को कैसे लिखना है? एल्काइल करके लिखना है। कहा था कि नहीं कहा था? साइड चेन को कैसे लिखना है? एल्काइल करके। एक कार्बन वाला क्या होता है? मिथाइल होता है। तो मैम ये M से शुरू होता है। अब बताओ ABCD, C पहले आता है, C पहले आता है तो पहले क्लोरो की नंबरिंग होगी। कहाँ अटैच्ड है? 1 पर अटैच्ड है। उसके बाद मैम ये मिथाइल कहाँ अटैच्ड है? 2 पर अटैच्ड है। आइए जी इसका नाम लिख लेते हैं। 1 पे होगा क्लोरो, फिर 2, फिर मिथाइल, फिर आएगा जी प्रोपेन। एक चीज ध्यान रखो, डिजिट और अल्फाबेट में हमेशा हाइफन आएगा, स्पेस लीव नहीं करनी। इजी, ये हाइफन नहीं लगाओगे ना, ऐसे डैश नहीं लगाओगे, मार्क्स डिडक्ट, आधे नंबर गए, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। अगले सवाल पे चले। रेडी एवरीवन? इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं, चलो यार। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। अब हमें सारे सवाल आते हैं मैम, है ना? चले जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करेंगे, आ जाओ। इस सवाल का बताओ क्या नेमिंग होगी? ये तुम्हें पता है, सारे NCERT के एग्जाम्पल्स कर रहे हो तुम, सारा NCERT के एग्जाम्पल से कर रहे हो तुम। चलो बताओ यार क्या लगता है मैम कैसे नंबरिंग करेंगे? कहीं से भी कर दो, ब्रोमीन सेकंड नंबर पे ही आएगा। 3 कार्बन की मेन चेन यानी कि क्या होगा बेटा? प्रॉप हो जाएगा। वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो मैम प्राइमरी सफिक्स एन होगा, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स होगा? नहीं मैम, ओपन चेन कंपाउंड है, क्लोज नहीं है ना? ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मैम ये क्या? ब्रोमीन लगाए तो किधर लगाए? ये 2 पर लगाए, क्या नाम होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, यही नाम आ रहा है। अरे वाह यार, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। 2 ब्रोमोप्रोपेन बेटे इसका आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? अगले सवाल पे चलें बेटा। 2 और ब्रोमो में आपको हाइफन डैश यानी कि लगाना है, नहीं लगाओगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बता रही हूँ, लिखे तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है? चलिए, क्या मैम हम हमारे अगले सवाल पे चल सकते हैं? हाँ जी बेटा, अगला सवाल ध्यान से देखना। अगला सवाल ध्यान से देखना। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां ऐसा कुछ ब्रैकेट में लिखा हो, ब्रैकेट का मतलब ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। भाई देखो ना, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और ये इससे जुड़ा हुआ, तो ये इस पे अटैच्ड है। इसको ओपन करके लिखो और फिर इसकी नेमिंग करो। ये CH के ऊपर कौन जुड़ा है मैम? Cl जुड़ा है, ऐसा है ये। सबकी वैलेंसी चेक कर लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब नाम बताओ, अब नाम बताओ बच्चा, क्या नाम होगा? सोच के देखो ना। आपने मैम Cl को इधर ही क्यों लगाया बेटा? इसका एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से, 3 बॉन्ड बने तो चौथा ऑब्वियसली Cl के साथ जुड़ा होगा। अब बेटा यहां से करेंगे 1 2 3 4, जहां से क्लोरीन पास पड़ता है मैम वहां से नंबरिंग करते हैं। एक बच्चा कह रहा है इसका नाम आइसो क्यों नहीं है? बेटा वो कॉमन नेम है, मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर अभी पढ़ा रही हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर आप कर लोगे, फिर अपन कॉमन नेम पे एक बार चलेंगे, ठीक है? चलो बताओ। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट मैम ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ नहीं होगा मैम, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा। क्लोरो लगा है जी सेकेंड कार्बन पर, यानी कि मैम यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो। तो क्या नाम होगा बेटा? इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इजी लग रहा है? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चले। अगला क्वेश्चन। रेडी हैं आप सभी बच्चे? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला सवाल ध्यान से देखना बेटे। यहाँ अगले सवाल में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मैम? यहाँ पर देखो मेन चेन ढूंढते हैं, यहाँ से चलते हैं मैम 1 2 3। मैम मेन चेन ऐसी होगी, ठीक है। और क्या सोचते हैं मैम? ऐसे चलते हैं 1 2 3। इस बार ब्लू वाली नंबरिंग सही है या रेड वाली नंबरिंग सही है? ये बता दो। इस बार ब्लू वाली नंबरिंग सही है या रेड वाली नंबरिंग सही है? बताओ यार क्या लगता है, कौन सी नंबरिंग आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है? कौन सी नंबरिंग आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है? बताओ। आपके अकॉर्डिंग कौन सी नंबरिंग बिल्कुल सही होगी? आप बताइए सोच समझ के, सोचो। ब्लू या रेड?
मैम जहां से सारे ग्रुप्स पास पढ़ रहे हैं वही सही होगा, रेड सही होगा इस बार। ब्लू से सेकंड पर और थर्ड पर लगा है, लेकिन रेड से फर्स्ट और सेकंड पे लगा है, तो रेड बिल्कुल सही होगा। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट मैम प्रॉप होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब बेटा यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक क्लोरो है, ए बी सी डी, सी पहले आएगा तो भी मैम 1 पे क्या लगा है मैम, क्लोरो। अब बेटा मिथाइल 2 बार लगे हैं, कहां पर है मैम, 2 पर है, और दूसरा मिथाइल भी कहां है मैम, 2 पर है, तो 2,2 आएगा। 2 डिजिट आते हैं तो उनके बीच में कॉमा आते हैं, दोनों बार लिखोगे, भले 2 पे क्यों नहीं आ रहा। अब 2 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे, डाई, और फिर क्या है 2 बारी मैम, मिथाइल। क्या नाम होगा ये लिखते हैं, इसका नाम होगा मैम 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? 2 डिजिट्स आएंगे तब भी कॉमा आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? पक्का जी, पक्का जी। चलो चलो जी, सवाल रह गया बेटा अब तो, मुश्किल से 10 मिनट और, ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और। डन है बेटा, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सारे सवाल बन रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ गए हैं, अरे रे इसको कैसे करें बेटा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए, वहां से नंबरिंग करनी है, भले कोई ग्रुप लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम डबल बॉन्ड यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा बेटा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे क्लोरीन भी लगा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब डबल बॉन्ड को समझो, वर्ड रूट क्या है 2 कार्बन का, तो इथ हो जाएगा बेटा। डबल बॉन्ड किनके बीच में है मैम, 1 और 2 के बीच में। किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा, 1। छोटा नंबर कौन सा, 1। तो बेटा प्राइमरी सफिक्स में ईन लिखना है तो 1 ईन लिखोगे। हमेशा डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब मैम बताना, यहाँ सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा, क्लोरो 1 पे लगा है, तो इस पे क्या आएगा 1 क्लोरो इथीन भी लिख सकते हो, इथ 1 ईन भी लिख सकते हो, इथीन भी लिख सकते हो। इथीन जब लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आ रही है, इसने नंबर नहीं लिखा ना, मतलब फर्स्ट कार्बन पे है। तो जब आप नंबर नहीं लिखते हो मतलब आप फर्स्ट कार्बन पे बोल रहे हो, ठीक है। इसको देखो मैम, आपने कहा था जहां से डबल बॉन्ड पास वहां से नंबरिंग करनी है, तो इस बार ये 1 2 3 होगा, यहां से नहीं करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास है उसको प्रेफरेंस देंगे। अब मैम 3 कार्बन के लिए तो प्रॉप होगा, डबल बॉन्ड 1 और 2 में तो प्रॉप 1 ईन होगा, प्रोपीन भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही है। और मैम बी आर लगा है जी थर्ड पर है, तो ये हो जाएगा जी 3 ब्रोमोप्रोपीन। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमोप्रोपीन या 3 ब्रोमोप्रोप 1 ईन। क्लियर हो गया? नोट कर लो। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीयूईटी के पेपर में आया था, बोर्ड्स में भी आया था और बच्चों को कंफ्यूज करके चला गया, उस सवाल पे चलते हैं। रेडी हो तुम लोग? मतलब चैलेंज दे दूं तुम्हें एक क्वेश्चन का, सीयूईटी के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, देखते हैं तुम अपनी सूझबूझ से उसको सही करते हैं गलत। एक हिंट दे सकती हूँ बेटा, जितने कार्बन है ना कोशिश करना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के करना तो सही होगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं मैम, हम डरते नहीं है किसी से भी, हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। लो जी, सोच समझ के करना बेटा, सोच समझ के बच्चा इसका आंसर करना। हिंट दे दिया तुम्हें मैंने, जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। अब देखो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। सीयूईटी का PYQ है, ठीक है, देखते हैं। आराम से करना, सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना। जिनको पोल देनी नहीं आ रही है बेटा ABCD आप सीधा YouTube पे लिखो, आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा वो, ठीक है। सॉरी, आधा टाइमर हो गया, लेट्स सी कितने बच्चों का सही होता है। मैं कह रही हूँ सूझबूझ से काम लेना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। पहले ही बता दिया तुम्हें, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा अपना, बस और कुछ नहीं है यार, ठीक है। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। CH3 लिखा है, CH लिखा है, ये C2H5 लिखा है। क्या C2H5 को ऐसे ओपन करके वैलेंसी पूरा करके लिखूं तो ये CH2 CH3 हो जाएगा? हाँ जी मैम। अब बेटा मेरे को एक बात बताना, आधे बच्चों ने यही किया है, वो ऐसे कर रहे होंगे 1 2 3, और एक बार यहाँ देखना 1 2 3 4, ज्यादा कार्बन की मेन चेन कहाँ है? यहाँ है, तो वर्ड रूट 4 कार्बन का होगा, 3 का नहीं होगा, समझे। 4 कार्बन का मतलब, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, ABCD, 1 ब्रोमो आएगा, 2 मिथाइल आएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 28% बच्चों का सही है। मैंने बकायदा बोला था ये क्वेश्चन चैलेंज है तुम्हें, तुम जल्दबाजी करोगे और गलत कर जाओगे। आई टोल्ड यू बेटा, जल्दबाजी करोगे, ये वही बात होगी, टीचर बोल रहा है बेटा ये गलती नहीं करनी, लेकिन हमें तो गलती करनी है।
थोड़ा दिमाग लगाकर शांति से बेटा हर सवाल को देख के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसी गलती से आता हुआ सवाल यार हम गलत कर देते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे होप्स खोनी भी नहीं है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है? तुम सीख रहे हो। हाँ, पेपर में ऐसा सवाल आएगा, अब तुम चौकन्ने हो जाओगे, अरे मैम ने बताया था ऐसा नहीं करना, ठीक है? ठीक है जी, चलिए। तो कुछ आज की क्लास के मैं होमवर्क देना चाहूंगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ। आपने इसका नेमिंग लिखनी है, ठीक है? और ये तो नहीं आप कर पाओगे, इसको अपन करेंगे जी अगले के अंदर। स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको तो करेंगे अगले में, स्ट्रक्चर वाले केस अगले में करवा दूंगी मैं आपको। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, 2 क्वेश्चन दे देती हूँ। एक बेटा ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क। 2 क्वेश्चन दिए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए, होमवर्क के लिए अपने 2 सवाल रहेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क। एंड मैं एक बार आपको बता देती हूँ आज की क्लास में अपन ने क्या क्या कर लिया, ताकि आपको एक आइडिया रहे भी हाँ मैम हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है? एक बार आपको बता देती हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन ने बेसिक समझा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव ही है हेलोएल्केन हेलोरीन जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद बेटा मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कैसे वो दिख सकते हैं। 4 तरीके थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, सारे एटम्स का नंबर एक साथ लिख देना। एक्सपैंडेड का मतलब सारे बॉन्ड्स सारे एटम्स दिखा देना। कंडेंस्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बॉन्ड दिखा देना, ठीक है? और बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब सिर्फ बॉन्ड्स द्वारा आपने सारा कुछ रिप्रेजेंट करना है। ये डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड्स के बारे में। इसको समझाने के लिए मैंने पहले आपको बताया भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है सबसे पहला बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है जी दूसरा बॉन्ड या फिर तीसरा बॉन्ड, ठीक है? तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई हो जाएगा अपना। एक चीज ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम के ऊपर होते हैं, एटम के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम देखोगे, काउंट करोगे, अगर ये 4 होगा तो sp3 है, 1s 3p, अगर 3 होगा तो 1s 2p, और अगर 2 होगा तो 1s और 1p हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ कार्बन। 4 तरह की कार्बन की डिग्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो जाएगा, अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शरी हो जाएगा, और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी हो जाएगा। फिर बेटे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हाइड्रोजन जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा वो उसका नाम हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन टर्शरी से जुड़ा है तो टर्शरी हो जाएगा। एक चीज मैंने और बताई, रूल सिंपल सा, प्राइमरी कार्बन पर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री कार्बन पर 2 होते हैं, 3 डिग्री पर 1 ही होता है। ठीक है? फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया हेलोएल्केन या हेलोरीन क्या होते हैं। तो बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं हेलोएल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं हेलोरीन। हेलोएल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हेलोरीन में sp2 होती है, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्लासिफिकेशन। 3 तरीके से अपन ने क्लासिफिकेशन करी। पहली क्लासिफिकेशन में आपको ये बोला मैंने कितने हेलोजन एटम है, 1 हेलोजन है तो मोनो हो जाएगा, 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा। फिर मैंने बताया हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एलाइलिक और बेंजाइलिक है, sp2 है तो विनाइलिक और एराइल है। और फिर अपन ने डिग्री देखा। डाई हेलोएल्केन को भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल का मतलब क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन है, वो जेमिनल है। अगर अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर हो जाएगा वो विसिनल का केस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन किया अपन ने एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक का मतलब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। बेंजाइलिक क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक का मतलब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। फिर बेटा मैंने विनाइलिक बताया, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? इसके बाद बेटा मैंने आपको डिग्री पढ़ाई। डिग्री क्या होती है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वही उसका नाम होगा। अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी से जुड़ा है सेकेंडरी हो जाएगा, टर्शरी से जुड़ा है टर्शरी हो जाएगा। फिर जी कराई नोमेनक्लेचर, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो हो जाएगा। तो बेटा ये थी जी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आज की क्लास सभी बच्चों ने एंजॉय की होगी, बहुत अच्छा लगा। एक बार लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ यार मैं, जो आज का लीडर बोर्ड था। राहुल कुमार फर्स्ट आए हैं, सेकंड पर मुझे आईडी का नेम नहीं पता है, थर्ड पर विश्वांत है, फोर्थ पर एनडीए लवर्स लिखा है, फिफ्थ पर भूमिका है, सिक्स्थ पर नैन्सी है, सेवंथ पर अभिनव है, 8th पर ऋषित है, 9th पर जानवी है, 10th पर श्वेता है, 11th पर शगुन है, 12th पर अनुकुमारी है, 13th पर सिद्धार्थ, सोफी, राम, प्रिया एंड सैम लिखा है। सो टॉप 20, चलो यार इतने बच्चे दिखा देते हैं, 28 तक दिखा दिया मैंने लोगों, काफ़ी है, ठीक है?
थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा बेटा आप सभी के साथ आज क्लास करके। ऐसे ही आपके बैच में मिलेंगे। आज का जो पहला लेक्चर था दैट वाज फ्री, आप सभी बच्चे देख सकते थे। इसके बाद जितने भी सेशंस आप देखोगे वो आपको आपकी एप्लीकेशन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलेंगे। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमारे साथ आगे पढ़ सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं पहले आपको बता देती हूँ। अगले लेक्चर के अंदर अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का, साथ ही साथ नेचर ऑफ CX बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी मेरे सितारों, क्या आप आज जो है ठीक है शाइन कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो प्लीज एक बारी अभी स्टार्स से भर दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन। और जाने के बाद भी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको आपका पहला लेक्चर। ऑल्सो अगर कोई पिछले बैच का हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कैसा लगा लेक्चर, क्योंकि उसके लिए एक तरह से रिवीजन हुई है एंड उस बच्चे ने भी ऑब्जर्व किया होगा भी अपन ने हर एक चीज करी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी करे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करे, एनसीईआरटी हाईलाइट भी पढ़ी। तो एक बार अपना रिव्यू जरूर देके जाना ताकि आगे आने वाले जितने बच्चे हैं उनको पता चल सके भी यार पढ़ना कैसे है एंड हाउ विल बी दी प्रिपरेशन, ठीक है। तो व्हेन दी लेक्चर गेट्स ओवर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस वाज ऑल अबाउट आज टुडेस क्लास। अपना ख्याल रखना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सॉरी बेटा बीच में से गला थोड़ा सा खराब था बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट भी आप सभी को आज का सेशन और आसान और